दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन राजस्थान के जो मेले और त्योहारों की सीरीज में लगभग अपनी 5 क्लास हो चुकी है। आज जो अगले माह उनकी बात करेंगे, मार्गशीर्ष और पौष, और उनसे आगे जो माघ का महीना आता है। देखिए अगर अपन बात करते हैं रिवीजन की, कार्तिक माह की, तो इस प्रकार करेंगे। जो कृष्ण पक्ष की बात करते हैं तो करवा चौथ मनाई जाती है चतुर्थी को, ठीक है। अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। एकादशी को रमा एकादशी मनाई जाती है और त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है। चतुर्दशी या चौदस को रूप चतुर्दशी मनाई जाती है और अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है दीपावली को, ठीक है। और दीपावली से अगले दिन शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष के एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है और अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। नाथद्वारा का अन्नकूट महोत्सव इंपॉर्टेंट है या प्रसिद्ध है। यहाँ पर भील जनजाति भाग लेती है नाथद्वारा में, अन्नकूट महोत्सव में। अगले दिन द्वितीया को यम द्वितीया या भैया दूज मनाई जाती है। अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है और नवमी को अमला नवमी मनाई जाती है। एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। 4 माह की सैया के बाद में भगवान उठते हैं या जागते हैं तो देवउठनी एकादशी मनाई जाती है, जो बात थी मैं आपको बता दिया था पिछली क्लास में। इसके बाद में बात की थी अपन पूर्णिमा की, जिसे सत्यनारायण पूर्णिमा कहा जाता है। कुछ मेले लगते हैं उनकी बात बता दिया था, जैसे कोलायत बीकानेर, पुष्कर अजमेर और चंद्रभागा मेला जो झालरा पाटन झालावाड़, रामेश्वरम मेला जो सवाई माधोपुर में लगता है। पुष्कर के जो अदर फैक्ट थे वो मैं आपको बता दिया था, ठीक है। तो आज बात करेंगे जो अगले माह है, जो कार्तिक से अगले माह है उनकी बात करते हैं। देखिए 2 माह की बात करते हैं अपन एक साथ, मार्गशीर्ष और पौष। देखिए दोनों माह एक साथ लिखने का कारण है, आप खुश हो सकते हो या आप राजी हो सकते हो। आपको बेनिफिट इतना मिलेगा कि इन दोनों माह में कोई बड़ा त्योहार नहीं आता, कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं आता, कोई बड़ा मेला नहीं लगता है, तो आपको वो याद नहीं रखने पड़ेंगे। ये तो कम हुए, कम से कम 2 माह तो कम हुए कि भाई कोई अदर फैक्ट या कोई नया फैक्ट याद नहीं करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जो और माह है उनके याद करने पड़े आपको। इनमें त्योहार नहीं आते भाई, ठीक है। मार्गशीर्ष और पौष के माह में क्यों नहीं आते मैं वो भी बताता हूँ। देखिए मार्गशीर्ष और जो पौष का माह है ढंग से तो पड़ती है सर्दी इस समय, ये बात की बात है सर्दी और गर्मी की तो। लेकिन इससे पहले की जो बात बताऊं मैं आपको, देखिए जो सूर्य है वो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में आता जाता रहता है, ठीक है। अपन रहते हैं उत्तर दिशा में, यानी उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ठीक है। गोलार्धों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपनी जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य इस समय नहीं रहता है और जो मार्गशीर्ष और पौष के माह के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, यानी संक्रमण कर जाता है, ठीक है। देखिए जब सूर्य ही नहीं होगा, सूर्य का नहीं होना अशुभ माना जाता है भाई, ठीक है। अपने यहाँ पे सूर्य का नहीं होना अशुभ माना जाता है। तो जिस दौरान सूर्य नहीं होगा या जिस समय के दौरान सूर्य नहीं होगा उस समय त्योहार मनाना अशुभ माना जाता है। तो मार्गशीर्ष और पौष के समय में सूर्य दक्षिणायन रहता है या दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, ठीक है। तो मार्गशीर्ष और पौष के दौरान सूर्य दक्षिण दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं रहता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य नहीं होने के कारण इस जो समय को अशुभ माना जाता है भाई, ठीक है। इस दौरान कोई त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा समझ में आ गया, ये ज्योग्राफी का फैक्ट है। देखिए एक बात और थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा, जब सूर्य वापस उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति के दिन से आता है, ठीक है, मकर संक्रांति से आता है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य वापस। देखिए मकर संक्रांति का नाम इसी वजह से पड़ा है, मकर जो अपनी रेखा है, मकर रेखा है, उसको क्रॉस करके
या उसके पार संक्रमण करके उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो इसी प्रकार मकर संक्रांति का नाम मकर संक्रांति पड़ा है। मकर रेखा को क्रॉस करके यानी संक्रमण करके फिर उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो मकर संक्रांति का भी थोड़ा ध्यान रख लेना। और सूर्य उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति के दिन आता है। ठीक है, देखिए इन 2 माह में ढंग से सर्दी पड़ती है। ठीक है, अच्छे से सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है ढंग से। मकर संक्रांति के बाद से थोड़ी थोड़ी सर्दी कम होने के चांस बनते हैं। हालांकि कुछ कई बार सर्दी ज्यादा भी पड़ जाती है, 30 जनवरी के आसपास तक सर्दी ज्यादा पड़ जाती है कभी कभी। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से सर्दी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, हालांकि सर्दी तो पड़ती है थोड़ी बहुत, फरवरी तक भी पड़ती है सर्दी कई बार। तो मैं आपको समझा दिया हूँ, आपको सही समझ में आया होगा भाई। मार्गशीर्ष और पौष के दौरान सूर्य उत्तरी गोलार्ध में न रह के दक्षिणी गोलार्ध में रहता है और सूर्य का न होना अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो सूर्य रहेगा तभी ही कोई बड़े त्योहार मनाएंगे या ठीक है, तो इस दौरान कोई त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। धन्यवाद बोल सकते हो दोनों माह को। इसके बाद बात करते हैं जो आगे जो महीना आता है, माघ का महीना। मकर संक्रांति माघ के महीने में आती है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। 14 जनवरी को मानी जाती है ज्यादातर मकर संक्रांति। हालांकि ये जो पंडित जी निकालते हैं 14 को मनाई जाएगी या 15 को मनाई जाएगी। आजकल ये थोड़ा और ट्रेंड चल रहा है, कोई भी त्योहार हो 14 तारीख, ये भाई मकर संक्रांति पहले 14 तारीख को मनाई जाती थी ज्यादातर। अब ये कंफ्यूजन रहने लग गया, 14 जनवरी को मनाई जा रही है 15 जनवरी को। ठीक है, अपन माघ की बात करते हैं। देखिए माघ की सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की। इधर शुक्ल पक्ष, देखिए चतुर्थी की बात करें तो इस चतुर्थी को कहते हैं तिल चतुर्थी। ठीक है, तिल चतुर्थी कहते हैं माँ की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। देखिए फिर ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, चौथ का व्रत या जो बड़ी चतुर्थी मनाई जाती है, ये चौथ का व्रत किया जाता है, वो कृष्ण पक्ष में किया जाता है। ठीक है, एक जो गणेश चतुर्थी की वो बात अलग है, वो शुक्ल पक्ष में है। जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेला लगता है सवाई माधोपुर में, वो शुक्ल पक्ष में आती है। और बाकी सब जो चौथ के व्रत किए जाते हैं, बड़ी चौथ आती है, ये कृष्ण पक्ष में आती है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए, एक माह में हर तिथि 2 बार यानी पूर्णिमा और अमावस्या को छोड़कर 2 बार आती है। ठीक है, भाई एक माह में पूर्णिमा भी एक आएगी और अमावस्या भी एक आएगी, लेकिन और सभी तिथियां 2-2 आएगी, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि जो बड़ी चौथ की बात कर रहे हैं, जो व्रत किए जाते हैं, करने वाले सभी चौथ का भी व्रत कर लेते हैं। देखिए अब इसके बाद में बात करते हैं। देखिए इसको संकटहरण चतुर्थी भी कहते हैं, जो तिल चतुर्थी है इसको संकटहरण चतुर्थी भी कहते हैं। ठीक है, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। थोड़ी गर्मी आती है तिल का तेल खाने से। तो देखिए सब चीजें मौसम के अकॉर्डिंग होती है, फिक्स परंपरा चली आ रही है शुरू से। तिल गर्मी में खा के देखो, ऐसे कभी इच्छा ही नहीं होगी, कभी आपको इच्छा हुई हो मूंगफली खाने की, भाई गर्मी में मूंगफली खाए। ये चीजें ऐसी होती है जो मौसम के अकॉर्डिंग खाने की इच्छा होती है, और मौसम के अकॉर्डिंग जो परंपराएं बनी आ रही। तिल के लड्डू बनेंगे तिल चतुर्थी को, संकटहरण चतुर्थी कहते हैं इसको, संकट हर लेती है ऐसा माना जाता है, इसीलिए संकटहरण चतुर्थी नाम रखा गया इसका। इसका मेला की बात करें, मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। ठीक है, ऐसा से समझ लेना सवाई माधोपुर है ना, लिख लेना। मेला लगता है, चौथ माता का मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा
नामक स्थान है, सवाई माधोपुर में स्थान है ये, थोड़ा ध्यान रखना। चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मंदिर है। तिल चतुर्थी को मेला कहाँ पे लगता है? चौथ का बरवाड़ा में लगता है, जो सवाई माधोपुर में है। इसके बारे में बात करते हैं एकादशी की। एकादशी को कहते हैं जो माघ एकादशी या माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं छठ तिला एकादशी। ठीक है, छठ तिला एकादशी। देखिए इस दिन 6 तिलहनों का दान किया जाता है, 6 प्रकार के तिलहनों का। ठीक है, 6 प्रकार के तिलहन दान किए जाते हैं इस व्रत के दिन या छठ तिला एकादशी के दिन। ठीक है, तो तिल वाले जो 2 व्रत हो गए, एक तो तिल चतुर्थी, यानी एक ही पक्ष में, एक माह में, माघ के कृष्ण पक्ष में तिल चतुर्थी और छठ तिला एकादशी। चतुर्थी को तिल चतुर्थी मनाई जाएगी और एकादशी 11 को छठ तिला एकादशी मनाई जाएगी। देखिए इसके बाद में बात करते हैं अमावस्या की। ठीक है, अमावस्या की बात कर रहे हैं। देखिए जो माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं। ठीक है, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या का मतलब है, मौनी का मतलब है मौन धारण करना या मौन रहना। ठीक है भाई, इस व्रत के दिन सारे दिन भर मौन रहते हैं। व्रत ज्यादा कौन करेगा भाई? ठीक है, महिलाएं करेगी। अब महिलाएं वो वैसे ही ज्यादा बोलने की धारणा बनी हुई होती है उनकी महिलाओं की, भाई ज्यादा बोलती है, तो कम से कम एक दिन तुम चुप रह लो। तो इसकी वजह से भाई ये वर्ती रह गए मौनी अमावस्या। इस दिन सारे दिन भर महिलाएं चुप रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान, अदरवाइज मत लेना भाई, मजाक की बात है। तो महिलाओं को मौन भी रहना पड़ता है, सारे दिन भर भूखी तो रहेगी लेकिन चुप भी रहेगी। हालांकि मौन हर किसी को रहना चाहिए, एक दिन या कुछ टाइम के लिए मौन रखना चाहिए। माइंड सही रहता है इस चीज से, यानी जो इस प्रकार से रहने से। भाई ज्यादा बोलते रहते हैं लोग कोई भी, तो वैसे माइंड खराब रहता है भाई। ज्यादा बोलने वाले माइंड में दर्द होने लग जाता है धीरे धीरे। ठीक है, माथा गर्म आ जाता है। तो ये मौनी अमावस्या ध्यान रखना, माघ कृष्ण पक्ष में आती है या माघ की अमावस्या को आती है, थोड़ा ध्यान रखना कि कृष्ण पक्ष को छोड़ा तो माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। देखिए इसके बाद में बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की बात करें तो एकम की बात करते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष के एकम को गुप्त नवरात्र स्टार्ट होते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष की एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। लेकिन नवरात्र का कुछ मैं फैक्ट बताने की कोशिश करूं मैं आपको। नवरात्र 4 आते हैं एक वर्ष में, एक साल में। ठीक है, ठीक है। देखिए एक नवरात्र आते हैं भाई आश्विन में और एक आते हैं चैत्र में। देखिए मैं आपको समझाता हूँ ढंग से, पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
एक वर्ष में नवरात्र 4 आते हैं। 2 नवरात्र होते हैं प्रकट नवरात्र और 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्र। ठीक है, देखिए जो प्रकट नवरात्र को सबके सामने किए जाते हैं, भाई सबको पता होता है भाई ये बंदा नवरात्र कर रहा है, कोई मंदिर में बैठ के किया जाता है, हर किसी को पता चले, कोई दिक्कत नहीं होती। ये प्रकट नवरात्र आते हैं, एक तो आएगा आश्विन माह में। लेकिन नवरात्र ये थोड़ा ध्यान रखना, चारों नवरात्र शुक्ल पक्ष में आते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष की एकम को स्टार्ट होते हैं चारों नवरात्र, गुप्त नवरात्र और जो प्रकट नवरात्र। देखिए आश्विन माह में आएंगे एक बार नवरात्र, प्रकट नवरात्र, और जो एक बार आएंगे चैत्र माह में। ठीक है, चैत्र माह में आएंगे, तो ये प्रकट नवरात्र की बात होगी। और गुप्त नवरात्र का मतलब ये भाई ठीक है, अंदर रह के नवरात्र करना, या किसी को पता नहीं चलना, भाई अंदर बैठ के एक जगह नवरात्र कर लो, पंडित जी रहेगा और आप रहोगे जो नवरात्र करने वाले, किसी को पता नहीं जाएगा, चुपचाप अंदर बैठ के कर लो, माथा कोड़ी करनी है नहीं। ठीक है, तो ये एक बार आएंगे माघ महीने में और दूसरी बार आएंगे आषाढ़ के महीने में। देखिए दोनों ये जो नवरात्र है गुप्त नवरात्र, ये भी शुक्ल पक्ष में आएंगे। ठीक है, शुक्ल पक्ष के एकम को स्टार्ट होते हैं सभी जो चारों नवरात्र। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी नवरात्रों की जो बात है, 4 नवरात्र आते हैं एक साल में, 2 प्रकट नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र। जो प्रकट नवरात्र एक जो नवरात्र आता है आश्विन माह में और एक बार आता है चैत्र माह में। और गुप्त नवरात्र की बात करते हैं तो एक बार आते हैं माघ माह में और दूसरा आता है यानी आषाढ़ माह में। ठीक, तो ये बात थी, ये थोड़ा समझाने के लिए भाई आपको समझा दूं, आपको समझ में आया होगा। देखिए अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की पंचमी की। ठीक है, देखिए इस दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है, माँ सरस्वती का जन्म या जयंती मनाई जाती है। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, सरस्वती जयंती मनाई जाती है। देखिए इस दिन बसंत पंचमी को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बसंत पंचमी को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। लड़कियां 10वीं और 12वीं में 75% से ऊपर यानी परसेंटेज बनाती हैं, उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है हर साल। यानी एक ही स्टूडेंट को एक बार मिलेगा, वही हर साल नहीं मिलेगा। एक ही स्टूडेंट को यानी 10वीं में 75% बना लेती है, यानी उसको 11वीं में मिलेगा, 12वीं में भी, और जो आगे फर्स्ट ईयर सेकंड यानी ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, ऐसा नहीं। यानी एक ही स्टूडेंट अगर 75% बनाती है 10वीं में तो उसको एक बार गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा। और 12th वाली जो स्टूडेंट को यानी लड़कियों को दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए गार्गी गार्गी पुरस्कार ये नाम क्यों रखा गया है, ये थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि लोगों को ध्यान रखना होगा कि भाई क्वेश्चन बन सकता है, भाई लड़कियों को 75% से ज्यादा परसेंट बनाने पे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बसंत पंचमी को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए गार्गी पुरस्कार नाम क्यों रखा गया है इसका। देखिए गार्गी पुरस्कार नाम रखा गया, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए वैदिक काल में एक विदुषी महिला थी जिनका नाम था गार्गी। ठीक है, वैदिक काल में एक विदुषी महिला हुई थी जिनका नाम था गार्गी। देखिए राजा जनक के दरबार में थी वो। राजा जनक के दरबार में जो गार्गी याज्ञवल्क्य से डिबेट करती है या शास्त्रार्थ करती है, वाद विवाद करती है। ठीक है, ठीक है, वैदिक काल में राजा जनक के दरबार में गार्गी याज्ञवल्क्य से डिबेट करती है, शास्त्रार्थ करती है, वाद विवाद करती है, संगोष्ठी कह सकते हैं अपन। देखिए इन दोनों का जो संगोष्ठी होती है तो ये विदुषी महिला हुई, भाई जो पुरुष से वाद विवाद कर रही है, शास्त्रार्थ कर रही है यानी राज दरबार में, तो विदुषी महिला होने के नाते इनके नाम पे लड़कियों के लिए पुरस्कार का नाम रखा गया है गार्गी पुरस्कार। भाई लड़कियां भी आज जो 75% बनाएगी तो वो भी कम नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी तभी 75% बनाएगी, तो ये नाम रखा गया है गार्गी के नाम पे। वैदिक काल में एक विदुषी महिला हुई है गार्गी याज्ञवल्क्य से राजा जनक के दरबार में यानी डिबेट करती है। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि देखिए उस समय में भी राज दरबार में जाकर और किसी पुरुष से
डिबेट करना एक बड़ी बात होती थी, ठीक है। पर याज्ञवल्क्य से डिबेट कर रही है, और इसका अपने को उल्लेख मिलता है, याज्ञवल्क्य इसको धमकी देता है या टॉर्चर करता है या डिबेट करने, यानी लगभग गार्गी ने हरा ही दिया था याज्ञवल्क्य। हालांकि हार गार्गी को होती, लेकिन फिर भी जो महिला होने के नाते पुरुष को एक प्रकार से यानी राज दरबार में यानी डिबेट करना बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। याज्ञवल्क्य गार्गी को कहता है परेशान होकर कि मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। भाई यानी अपन आज भी बोलते हैं भाई, ज्यादा कोई अपने को परेशान करता है, भाई ज्यादा बोला या ज्यादा कुछ परेशान किया तो मैं तेरा ये कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा, मार दूंगा, सर फोड़ दूंगा, इस प्रकार की बात कहता है याज्ञवल्क्य भी गार्गी को। देखिए ये जो ऐसी धमकियां देता है, इससे ये बात भी सामने आती है, जो पितृसत्तात्मक जो परिवार होते थे या पुरुष प्रधान जो परिवार होते हैं, समाज होते थे उस समय, तो उन बातों को भी दर्शाता है इस जो याज्ञवल्क्य का गार्गी को यानी धमकी देना इस प्रकार से। पुरुष जो समाज है, पुरुष वर्ग है, जो महिलाओं पर किस प्रकार से हावी रहता था उस समय में भी, आज भी चलता है भाई। जो चल रही है जो ये कुरीतियां एक प्रकार से, हालांकि आज तो बहुत ही ओपन माइंड हो चुका है पूरा जो सिस्टम है, लड़कियां भी खूब आगे बढ़ चुकी है। तो ये देखिए ये बात एक समझाने की थी, मैं आपको समझा दिया हूँ। जो गार्गी पुरस्कार का नाम गार्गी पुरस्कार कैसे रखा गया है, ठीक है। देखिए इसके बाद में बात करते हैं पूर्णिमा की, ठीक है। देखिए पूर्णिमा की बात करें, पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है, ठीक है। बेणेश्वर मेला लगता है। देखिए जो बेणेश्वर जो धाम है जो डूंगरपुर में है, एक गांव पड़ता है नवाटपुरा, ठीक है। डूंगरपुर में एक स्थान पड़ता है नवाटपुरा या गांव पड़ता है नवाटपुरा, तो यहाँ पर है बेणेश्वर धाम। देखिए बेणेश्वर धाम की जो स्थापना करते हैं संत माऊजी करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान देना, 3-4 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो रहे हैं यहाँ से। बेणेश्वर मेला किस स्थान पर लगता है? नवाटपुरा में। जिला भी पूछ सकते हैं डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम की स्थापना करते हैं संत माऊजी करते हैं, ठीक है। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। देखिए जो बेणेश्वर धाम है वागड़ का पुष्कर भी कहलाता है। पुष्कर अजमेर में है, थोड़ा ध्यान रखना। वागड़ का पुष्कर बेणेश्वर धाम कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम कहलाता है। मारवाड़ का कुंभ जैसलमेर का जो रामदेवरा जो स्थान है रामदेव जी का वो कहलाता है, ठीक है। मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर कहलाता है। वागड़ का पुष्कर बेणेश्वर धाम कहलाता है। स्थापना बेणेश्वर धाम की संत माऊजी ने की थी, ठीक है। देखिए यहाँ की अगर मैं बात बताऊं आपको, वही त्रिवेणी संगम की बात आती है, ठीक है। माही सोन और झाकम नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। मैं इधर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, माई सोम और त्रिवेणी माई सोम और झारखंड नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। देखिए यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये जो त्रिवेणी संगम वाले जो स्थान है इनका थोड़ा ध्यान रखना। डूंगरपुर या बेणेश्वर धाम में माही सोम झाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। ये फैक्ट भी याद रखना। खंडित शिवलिंग की पूजा कहां पर की जाती है? बेणेश्वर धाम में की जाती है। खंडित शिवलिंग की जो बात है मैं जो बताने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से सुनना। देखिए ऐसा कहा जाता है भाई, एक व्यक्ति के पास एक गाय थी। वो गाय का सुबह दूध निकालता या सुबह दूध दूहता। दूध निकालने को दूहना बोलता है भाई, ठीक है। दूहना, दूध दूहना। गाय का सुबह दूध निकालता और चरने के लिए छोड़ देता, ठीक है। जंगल में चरने के लिए छोड़ देता। गाय वैसे गरीब मानी जाती है, ठीक है। ऐसा जानवर है, छोड़ दिया जाता है दूध निकाल के, फिर चर के वापस आ जाती है। तो
तो वो सुबह दूध निकाल के जंगल में चरने के लिए छोड़ देता और वापस सुबह शाम को आ जाती चर के और वापस शाम को दूध निकाल लेता। ऐसे ही कुछ दिन चलता गया, उसकी जो प्रक्रिया डेली यही रहती है, दिनचर्या यही रहती। एक दिन वो सुबह दूध निकाल लिया और शाम को चर के आई तो शाम को दूध नहीं था थनों में। उसको लगा भाई कोई रास्ते में दूध निकाल लिया इसका। दूसरे दिन सुबह वापस दूध निकाल के और वापस चरने के लिए छोड़ देता जंगल में और वापस शाम को आती है तो वापस थनों में दूध नहीं मिलता उसको। फिर वो अगले दिन कुछ ऐसी प्रोसेस करता है, प्लानिंग करता है भाई मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा या पीछे से ध्यान रखूंगा या कोई इसका दूध निकालता है उसका ध्यान रखूंगा। जाता है यानी सुबह दूध निकाल के छोड़ देता है और उसके पीछे पीछे जाता है। उसको लगता है भाई ठीक है गाय चल रही है, गाय एक वो कुछ ऐसी घटना देखता हूं वहां पे कि गाय चल रही है, चलती चलती एक जगह खड़ी हो जाती है और जो उसका धनी है, गाय का धनी है या मालिक है, उसको दिखाई पड़ता है कि भाई गाय के थनों से अपने आप दूध निकल रहा है नीचे। एक जगह गाय खड़ी हो जाती है और गाय के थनों से खड़ी खड़ी गई दूध निकल रहा है। उसको लगता है पता नहीं ऐसी क्या बात है भाई, कोई दिक्कत हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। दूसरे दिन सुबह यानी घर लाके यानी सुबह दूध निकालता है और वापस चरने के लिए छोड़ देता है और पीछे पीछे जाता है वो। दूसरे दिन भी वही घटना दिखाई देती है उसको कि गाय एक जगह खड़ी हो जाती है, उसी जो पहले दिन खड़ी हुई थी उसी जगह पर वो खड़ी हो जाती है और वही जो घटना कि वहां से दूध निकल रहा है थनों से वापस। देखिए वो थोड़ा पास में जाकर देखने की कोशिश करता है तो गाय भागने की कोशिश करती है वहां से और गाय जो ही भागती है तो और उसको दिखाई पड़ता है वहां पे कि यहाँ पे कोई शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर दूध बरसा रही है गाय। ठीक है, देखिए अब वो शिवलिंग वहां पे निकलता है, शिवलिंग वहां पे था, वो जो मालिक था या गाय का धनी था वो खुद देखता है भाई यहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर गाय दूध निकालती है या गाय दूध बरसा रही है। वो जो ही मैं बता रहा था भी आपको कि वो जो ही गाय के पास में गया, देखने की कोशिश किया तो गाय वहां से भागती है और जैसे अपन बोलते हैं उसकी ठोकर लगती है या गाय के जो खुर होते हैं भाई, गाय के जो नाखून होते हैं उनको खुर बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है भाई, ठीक है, जो शब्दावली में गाय के जो नाखून होते हैं उनको खुर बोलते हैं। तो गाय के खुरों से उसके ठोकर लगती है या लात लगती है शिवलिंग के, तो शिवलिंग की जो मूर्ति थी या शिवलिंग था वो खंडित हो जाता है। तो तब इसे थोड़ा ध्यान रखना, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहाँ पे। तो ये शिवलिंग यहाँ पे बेणेश्वर धाम में ही है। ठीक है, इसका नाम ही फिर बेणेश्वर धाम पड़ गया, संत माऊ जी ने स्थापना की थी बेणेश्वर धाम की। क्वेश्चन बनेगा खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पे की जाती है? माई सोम झाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? डूंगरपुर में, नवाटपुरा में, बेणेश्वर धाम में है। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माऊ जी ने की थी। बेणेश्वर धाम कहाँ पे? नवाटपुरा में। गांव भी पूछ सकते हैं, जिला पूछ सकते हैं। देखिए ये अपने यहां तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो माघ का माह है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आज अपन एक माह और पढ़ लेते हैं। ठीक है, माह से आगे जो माघ से आगे जो माह आता है, फाल्गुन का माह आता है। रंगों का त्यौहार मनाया जाता है इस दौरान, होली मनाई जाती है, हालांकि धुलंडी अगले माह मनाई जाती है इसमें। ठीक है, तो फाल्गुन की बात करते हैं। ये बेणेश्वर धाम वाले जो फैक्ट है भाई ये थोड़े ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर, मारवाड़ का कुंभ, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। स्थापना संत माऊ जी ने, तो मैं अभी बताया था आपको। रंगीन माह माना जा सकता है। ये मौसम ढंग से चेंज हो जाता है लगभग इस समय। गर्मी पे फुल तो नहीं पड़ती है, ज्यादा तो नहीं पड़ती है, लेकिन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए फाल्गुन माह की त्रयोदशी की बात करते हैं पहले अपन। ठीक है, ये कृष्ण पक्ष के लेना, इधर शुक्ल पक्ष।
त्रयोदशी तेरस की। देखिए इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, त्रयोदशी चतुर्दशी इनको अपन गांव में स्थानीय भाषा में किस प्रकार से बात बोलते हैं। त्रयोदशी को तेरस बोलते हैं गांव में, चतुर्दशी को चौदस बोलते हैं, अमावस्या को मावस बोलते हैं। अपन शुरू में बात कर लेते तो अपनी जो बेसिक फैक्ट की जो क्लास थी, जो फर्स्ट क्लास थी अपनी। देखिए त्रयोदशी या तेरस की बात करते हैं तो इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ठीक है, महाशिवरात्रि मनाई जाती है। देखिए भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह के रूप में मनाया जाता है महाशिवरात्रि को। एक प्रकार से एनिवर्सरी मान लो भाई, भगवान शिव और माता पार्वती की एनिवर्सरी के रूप में मनाई जाती है महाशिवरात्रि। इस दिन शिव जी का और पार्वती जी का विवाह हुआ था। शिव पार्वती विवाह के रूप में मनाया जाता है महाशिवरात्रि। लिख सकते हो आप ब्रैकेट में एनिवर्सरी लिख सकते हो, हालांकि एग्जाम की दृष्टि से मत लिखना में। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। देखिए एक मेला लगता है घुसमेश्वर महादेव मंदिर में, जो मेला लगता है ठीक है, घुसमेश्वर महादेव मेला। देखिए घुसमेश्वर महादेव मेला या घुसमेश्वर जो महादेव है, इनके लिए कहा जाता है इस मंदिर में जो मूर्ति है शिव जी की, कि तो जो यहाँ से अपने आप जो भगवान शिव जी प्रकट हुए थे या निकले थे, शिवलिंग निकला था, और ये मूर्ति निकलते निकलते ही आधी निकली थी और आधी नहीं निकली थी। कहने का मतलब यह सीधा सा कि भाई थोड़ी गहराई में है, नीचे खड्डे टाइप के हैं, तो अपन नीचा जो होता है उसको ओंडा बोलते हैं, स्थानीय भाषा में उंडा या ओंडा बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ की जो मूर्ति है तो ये घुसी हुई है। ठीक है, आधी घुसी हुई है, नीचे घुसी हुई है धरती में, थोड़ी नीचाई में है। तो घुसमेश्वर महादेव मंदिर है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। घुसमेश्वर महादेव मेला लगता है, शिवाड़ में लगता है। देखिए शिवाड़ जो नामक जो स्थानीय जगह है ये सवाई माधोपुर में है। ठीक है, घुसमेश्वर महादेव मंदिर, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। थोड़ा भाई घुसा हुआ है नीचे धरती में, तो इसलिए इसका नाम, इस जगह का नाम या मंदिर का नाम ही पड़ गया, या महादेव जी का नाम ही पड़ गया घुसमेश्वर महादेव। ठीक है, इसका मेला लगता है महाशिवरात्रि को शिवाड़ में। शिवाड़ पड़ता है सवाई माधोपुर में। ये बड़ा मेला है, ये थोड़ा ध्यान रखना। शिवाड़ कहाँ पे है, ये क्वेश्चन बन सकता है। सवाई माधोपुर में है। घुसमेश्वर महादेव मेला कहाँ लगता है, शिवाड़ सवाई माधोपुर ऑप्शन में आ सकते हैं, ध्यान रखना। देखिए फाल्गुन कृष्ण पक्ष की यही बात थी अपने सामने, यही फैक्ट थे। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। ठीक है, देखिए द्वितीय की बात करते हैं सबसे पहले, शुक्ल पक्ष की द्वितीय। देखिए शुक्ल पक्ष की द्वितीय को बोलते हैं फुलेरा दूज। फुलेरा दूज यानी अपने स्थानीय भाषा में बोलते हैं इसको फलारा दूज। ठीक है, फलारा दूज। तो ध्यान रखना, फुलेरा दूज शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मनाई जाती है। फाल्गुन शुक्ल द्वितीय को फुलेरा दूज। देखिए फुलेरा दूज को अबूल सवा के रूप में जाना जाता है। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में अबूल सवा। अबूल सवा का मतलब ये हुआ कि अपन पंडित जी से बिना मुहूर्त निकलवाए हुए अपन शादी फिक्स कर सकते हैं किसी की। भाई किसी की शादी करना हो तो पंडित जी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, भाई हमारा मुहूर्त निकालो शादी का, शादी कब करें। अगर फुलेरा दूज को करना चाहते हैं तो बिना पंडित जी से पूछे हुए अपन शादियां कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अबूल सवा माना जाता है। बहुत बड़ी तादाद में शादियां होती है फुलेरा दूज को। देखिए इसके बाद में बात करते हैं पूर्णिमा की। ठीक है, ठीक है, फैक्ट तो इस माह में कमी आ रहे हैं, लेकिन अब तक की जो तिथियां तो कम आई है जो अपने पढ़ने लायक, लेकिन फैक्ट ज्यादा आएंगे। इधर अपन बात की थी त्रयोदशी की, कृष्ण पक्ष में ओनली त्रयोदशी की बात की है, लेकिन महाशिवरात्रि की बात किए थे और जो मेले की बात किए थे।
घुसमेश्वर महादेव मंदिर का, जो जो घुसमेश्वर महादेव मेला। इधर शुक्ल पक्ष में बात की है, द्वितीया की फुलेरा दूज मनाई जाती है, और लास्ट जो तिथि आती है महीने की, पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। क्योंकि तिथियों के अकॉर्डिंग देखें तो अपन 3 तिथियां पढ़े हैं फाल्गुन माह में, लेकिन फैक्ट अभी और होंगे। पूर्णिमा को जो फैक्ट है ये थोड़े ज्यादा होंगे। देखिए पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, ठीक है, पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। देखिए अब फैक्ट शुरू होते हैं यहाँ के, जो पूर्णिमा के होली के, ये थोड़े ध्यान रखना। अलग अलग फैक्ट हैं, अलग अलग प्रकार की होलियां खेली जाती है, उनके नाम ध्यान रखना। देखिए होली का थोड़ा सा ये सिस्टम होता है, क्योंकि होली का त्योहार 2 दिन तक चलता है। एक जो होली पूर्णिमा को मनाई जाती है होली, इसके जो अगले दिन अगला माह स्टार्ट हो जाता है, उस दिन धुलंडी मनाई जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इस प्रकार के फैक्ट है। कोई माइंड में चलता है कि भाई फाल्गुन में आती है होली, धुलंडी को भी कोई फाल्गुन बता दे, ये गलती मत करना कभी। तो ये पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं अलग अलग होलियां अलग अलग स्थानों पर या क्षेत्र वाइज किस प्रकार से मनाई जाती है। एक बात करते हैं कोडामार होली की, इधर लिखने की कोशिश करूंगा, आप समझना। अलग अलग होलियों के नाम है कोडामार होली, लठमार होली। ठीक है, कोडामार होली है जो एक शहर है बिनाई, अजमेर में है। कोडामार होली बिनाई अजमेर में मनाई जाती है, ये यहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। कोडामार होली बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। देखिए लठमार होली मनाई जाती है, एक स्थान का नाम है महावीर जी, ये जगह है करौली में, ठीक है। तो लठमार होली महावीर जी करौली में मनाई जाती है। एक अलग ही किस्म की होली है पत्थरमार होली, इनको रंग वंग दिखाई नहीं दिए होंगे, रंग हाथ नहीं लगे होंगे। इधर पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर साइड तो उनको पत्थर दिखाई दिए होंगे, पत्थर हाथ लग गए होंगे, एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, तो फिर हर साल उनकी परंपरा बन गई होगी, तो पत्थर मार होली होगी। तो ये बाड़मेर में मनाई जाती है पत्थर मार होली, ठीक है। बाड़मेर के लोगों के पास रंग नहीं आए थे, इस प्रकार से आप ध्यान रखना। उधर बाड़मेर के लोगों के पास रंग हाथ नहीं लगे, या उनके पास रंग नहीं आए, पत्थर या बाटे मिल गए, पत्थर या बाटे हाथ लग गए, और एक दूसरे के ऊपर बाटे फेंकने लग गए, ठीक है, वही पागलपंथी वाली हरकतें करने लगे। तो याद रखना बाड़मेर में पत्थर मार होली मनाई जाती है। देखिए ये 3 अपन ने होलियों के नाम देखे, कोडामार होली बिनाई अजमेर में मनाई जाती है, लठमार होली महावीर जी करौली में मनाई जाती है, पत्थरमार होली बाड़मेर में मनाई जाती है। अब कुछ और फैक्ट आते हैं सामने, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए एक बादशाह की सवारी निकाली जाती है ब्यावर अजमेर में, ठीक है, ब्यावर अजमेर। अजमेर के 2 फैक्ट आ गए, एक बिनाई अजमेर में कोडामार होली, बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है। देखिए बादशाह की सवारी की अगर बात करें अपन, इसमें बादशाह बनाया गया था टोडरमल को, ठीक है, बादशाह टोडरमल को बनाया गया था। बादशाह अकबर के दरबार में एक वित्त मंत्री हुआ करता था, जो टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री हुआ करता था। बादशाह बनाया जाता है 1 दिन का, टोडरमल को अकबर बनाता है, 1 दिन का बादशाह बनाता है टोडरमल को, और उसकी सवारी निकालता है, हाथी पर बैठा के ब्यावर में घुमाया जाता है टोडरमल को। तो इसको बादशाह की सवारी नाम दिया गया है। अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, उसको 1 दिन का बादशाह बनाया जाता है, ठीक है। बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है। देखिए इससे आगे बात करते हैं इलोजी की बारात की।
ठीक है। इलोजी की बात आप देखिए बाड़मेर में निकाली जाती है, ठीक है। इलोजी की बारात बाड़मेर में निकाली जाती है। देखिए इलोजी कौन थे इसकी बात में बताने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए इलोजी अगर सीधे शब्दों में मैं कहना चाहूं तो जो होलिका होलिका के होने वाले पति थे, हालांकि उनकी शादी नहीं हुई थी, होलिका और इलोजी की दोनों की शादी नहीं हुई थी। उससे पहले ही जो होलिका और प्रहलाद वाली घटना घट जाती है और होलिका सती हो जाती है या जल जाती है, ठीक है। देखिए हिरण्यकश्यप का जो बेटा था प्रहलाद, उसकी कहानी आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछली क्लासेज में। होलिका को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वो कभी जल नहीं सकती है, कभी जल नहीं सकती है, ठीक है। तो हिरण्यकश्यप अपने बेटे को अपनी बहन के साथ जलाने की कोशिश करता है। भाई होलिका तो जलेगी नहीं, इसको तो वरदान मिला हुआ है और इसकी गोद में बैठा कि हिरण्य यानी प्रहलाद को जला दिया जाएगा। उस दिन कुछ चमत्कार हुआ और होलिका को जो वरदान दिया हुआ था कि वो जलेगी नहीं कभी, लेकिन चमत्कार के अकॉर्डिंग होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। इस घटना से पहले इलोजी और होलिका की बात चल रखी थी, शादी की सगाई वगाई हो रखी थी पहले फिक्स, भाई अगला जो भी कोई सावा आएगा उस पर शादी कर देंगे। इससे पहले एक घटना हो जाती है और होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है, ठीक है। तो इलोजी बेचारे बिना शादी के रह गए। इलोजी की अब फिर बारात रह गई। यहाँ के लोग भाई सोचे होंगे बेचारा कुंवारा रह गया इलोजी, तो अब इसका क्या किया जाए, तो वापस को दूसरी देखे नहीं होंगे इसके इलोजी के लिए, तो ये कुंवारे रह जाते हैं। देखिए पश्चिमी राजस्थान में इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। लोगों को लगा होगा कि भाई शादी तो हुई नहीं अगले की, किसी यानी लड़कियों को छेड़ता होगा, बेचारियों को छेड़छाड़ करता है इलोजी, तो छेड़छाड़ का देवता कहा जाने लगा। इनको पूजा जाता है इलोजी को पश्चिमी राजस्थान में छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है। छेड़ भी दिया होगा, अब शादी नहीं होगी तो भाई करे भी क्या करे, कुछ कर दिया होगा घटना, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, अदरवाइज मत लेना, माइंड से मत लेना, ठीक है। मजाक की बातें हैं। इलोजी की बारात बाड़मेर में निकाली जाती है, छेड़छाड़ का देवता के रूप में पूजा की जाती है। इलोजी होलिका के होने वाले पति थे, हालांकि दोनों की शादी नहीं हुई थी। होलिका पहले ही प्रहलाद के साथ यानी प्रहलाद को लेके जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है, होलिका जल जाती है, ठीक है। शादी नहीं हुई थी। इलोजी का थोड़ा ध्यान रखना। अब बात आती है एक नहान पर, ठीक है, नहान की बात आती है, इधर लिखने की कोशिश करूंगा। देखिए नहान सांगोद एक जगह पड़ती है कोटा में, तो सांगोद का प्रसिद्ध है, ठीक है। सांगोद कोटा का प्रसिद्ध नाहन। देखिए भगवानों की झांकियां निकाली जाती है, भगवान की झांकियां निकाली जाती है, देवताओं की झांकियां निकाली जाती है नाहन में। नाहन एक अपने एक प्रकार की रीत या परंपरा भी है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो 2 4 5 दिन बाद में नहाने धोने का जो कार्यक्रम किया जाता है उसको भी नहान कहते हैं। हालांकि हर कोई नहान को उस जगह पे ले जाके नहीं समझेगा सही के तौर पे, यानी बच्चा जन्म के ऊपर नहीं लेके जाएगा। नहान को एक जगह ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मरने के बाद में भी नहान होता है, कोई बंदा यानी कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो 8 9 दिन बाद में 4 5 दिन बाद में अपनी जो तिथियों के अकॉर्डिंग नहाने धोने का जो काम किया जाता है, साफ सफाई का भाई जो, ठीक है, तो उसको भी नहान बोलते हैं। तो नहान दोनों समय में होते हैं। जन्म होता है किसी बच्चे का तब भी नहान किया जाता है, और कोई मरता है तब भी नहान किया जाता है। नहाने धोने के जो कार्यक्रम को नहान बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नहान है ये थोड़ा अलग टाइप का है या अलग प्रकार का है। इसमें देवताओं की झांकियां निकाली जाती है या भगवान की झांकियां निकाली जाती है, ठीक है। तो ये नहान कोटा या सांगोद का प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है नहान कहाँ का प्रसिद्ध है, ऑप्शन में सांगोद आएगा या कोटा आएगा।
सांगोद कोटा दोनों भी आ सकते हैं, आपको सांगोद करना दोनों आ जाए तो, या कोटा आ जाए तो कोटा को करना है, सांगोद आ जाए तो सांगोद को करना है। दोनों एक साथ आ जाए ऑप्शन में तो सांगोद को करना है। देखिए एक त्योहार या पर्व बोल सकते हो उसको, ये जयपुर का प्रसिद्ध है जन्म पर्ण और मरण का त्योहार। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ जन्म पर्ण मरण का त्योहार, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप जयपुर लिख लेना भाई, थोड़ा नीचे हो गया, यहाँ पे लिख दूंगा मैं। ठीक है, जन्म पर्ण मरण का त्योहार। देखिए जन्म पर्ण मरण, इसके थोड़ा सा शब्दों पे जाना हो, समझने की कोशिश करना। इसमें पूरी जो अपनी लाइफ होती है, एक जीवन होता है, एक व्यक्ति या एक बंदे का जीवन होता है, एक जो कैंडिडेट का जीवन होता है, लाइफ होती है, उसकी पूरी झांकियां पूरी झलकियां दिखाई जाती है। जन्म का मतलब आप सब समझते हो, मरण का मतलब भी आप समझते हो, पर्ण का मतलब होता है विवाह। ठीक है, बड़े परिवर्तन एक व्यक्ति की लाइफ में तीन आते हैं। एक तो खुद का जन्म होगा, वो एक भाई जन्म लिया है, धरती पे आया है। दूसरा जो उसका होगा पर्ण, यानी उसका विवाह होगा, ब्याह होगा, शादी होगी। और तीसरा वो मरेगा, ठीक है, या उसकी मृत्यु होगी। जन्म की झलकियां दिखाई जाएगी इस जो त्योहार में, जो जयपुर में मनाया जाता है जन्म पर्ण मरण का जो त्योहार है। इसमें जन्म, एक व्यक्ति के जन्म की झलकियां दिखाई जाएगी, उसी के पर्ण की या विवाह की झलकियां दिखाई जाएगी, उसी के मरने या मरण की झलकियां दिखाई जाएगी। तो इस प्रकार से इसका नाम रखा गया जन्म पर्ण मरण का त्योहार। सबसे पहले व्यक्ति जन्म लेगा, फिर वो परणेगा, परणेगा का मतलब विवाह होगा, शादी होगी, ब्याह होगा, फिर वो मरेगा। ठीक है, लास्ट में मरना तो हर किसी को है, सबको मरना है। तो ये कुछ जो फैक्ट थे, होली के फैक्ट थे या पूर्णिमा के फैक्ट थे, ये थोड़ा ध्यान रखना। फाल्गुन पूर्णिमा के जो फैक्ट बताया, तीन तो ये होलियां थी, कोड़ामार होली, बिनाई अजमेर, लठमार होली, महावीर जी करौली, पत्थरमार होली बाड़मेर में मनाई जाती है। बादशाह की सवारी ब्याह और अजमेर में निकाली जाती है। टोडरमल को एक दिन के लिए बादशाह बनाया जाता है। अकबर के दरबार में वित्त मंत्री था टोडरमल। इलोजी की बारात बाड़मेर में निकाली जाती है। इलोजी को पश्चिमी राजस्थान में छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है। इलोजी होलिका के होने वाले पति थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी दोनों की। होलिका पहले ही प्रहलाद को लेकर जल जाती है, प्रहलाद हालांकि बच जाता है। ठीक है, और ये कुछ और फैक्ट थे जो नहान सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। जन्म पर्ण और मरण का त्योहार जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हूँ, पर अगर आपको नहीं दिखाई दे। एक द्वितीय का ये थोड़ा सावा ध्यान रख लेना, ये अबुध सावा है। इस दिन बड़ी तादाद में शादियां होती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है। अपन ने आज यहाँ पे लगभग अपने 8 माह कंप्लीट हो चुके हैं, श्रावण से लेके फाल्गुन तक अपन पढ़ चुके हैं। 4 माह और बच रहे अपने। तो मुझे आशा है कि क्लास अगर आप यानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।